Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all. In today's video we will discuss about the solution. So let's start with the solution. सॉल्यूशन की बेसिक बातें हम पढ़ चुके हैं. आज हम सॉल्यूशन में शुरुआत करेंगे सॉल्युबिलिटी से. तो सबसे पहले बेटा सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature. मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent to make a saturated solution at constant temperature. देखिए मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, सो दैट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने. क्या बने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड ना किया जा सके. अगर और ज्यादा ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोस सॉल्यूशंस इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. और ये सारा का सारा काम होता है ये कांस्टेंट टेंपरेचर पे होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. सो आपके पास ये सॉल्युबिलिटी की जानकारी आ गई है, तो हम कुछ बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी. Factors affecting solubility. सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो इसमें मेन 3 फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं. उनके बारे में हम बाद में एक एक करके सारा कुछ डीप और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम जो जानेंगे कौन सा फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकेंड फैक्टर इज योर प्रेशर एंड थर्ड फैक्टर इज योर टेम्परेचर. तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो इसके लिए आपको एक कहावत याद रखनी है. इसके लिए जो कहावत याद रखनी है वो रखनी है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. सो ये बेसिक रूल है जिससे हमें आगे पता लगेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या इफेक्ट डालेगी. दूसरा इफेक्ट आता है प्रेशर का. प्रेशर का इफेक्ट आने के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंडीशंस और उसके फेज के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि अगर मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसके अंदर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करेंगे गैस की, अगर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो उसका एक अपना पर्टिकुलर इफेक्ट होता है. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम आगे जाके हेनरीज लॉ में स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर का. टेम्परेचर का जनरली जो इफेक्ट होता है, आई एम सेइंग जनरली जो इफेक्ट होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर सॉलिड की इंक्रीज होती है और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड डिक्रीज होती है, जिसको हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं. यानी कि टेम्परेचर का कोई पर्टिकुलर
ट्रेंड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक लिमिट के बाद में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं सॉल्युबिलिटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी। इसके बाद में हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो हमारे पास जो अपने सिलेबस में है वो दो तरह की सॉल्युबिलिटी है। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड द सेकंड वन इज योर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। चलिए बेटे शुरू करते हैं। तो पहला है अपना टॉपिक जो शुरू होने वाला है दैट इज टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी अपने सिलेबस में टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी में टू टाइप की सॉल्युबिलिटीज को हमें स्टडी करना है। सो वो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं बेटे? टू टाइप्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकेंड वन इज योर solubility of gas in liquid, solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे solubility of solid in liquid। इसका मतलब होगा maximum amount of solid that can be dissolved in a specific amount of liquid at constant temperature। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन होगी बेटा इसकी क्या होगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो शुरू करते हैं। maximum amount of solid that can be dissolved in a specific amount of liquid to form a saturated solution at constant temperature। कि ज्यादा से ज्यादा कितना सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है at constant temperature। This is called the solubility of solid in liquid। I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके फैक्टर्स जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे solubility of solid in liquid डिपेंड करती है। सो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम factors affecting solubility of solid in liquid। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन फैक्टर्स होते हैं जो मेन हमारे काम आते हैं। solubility of solid in liquid में भी तीन ही फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर होगा बेटे आपका प्रेशर एंड थर्ड वन इज योर टेम्परेचर। तो तीन फैक्टर होंगे जो काम करेंगे। पहला होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होगा प्रेशर एंड तीसरा होगा टेम्परेचर। तो शुरुआत जो हम करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ये होगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाइट डिसॉल्व्स लाइट dissolves like, यानी कि
अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर के अंदर इजीली डिसॉल्व होगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो आपको याद रखने होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पोलर की पोलर के अंदर होती है, नॉन पोलर की नॉन पोलर के अंदर होती है। अब बात करेंगे प्रेशर का, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो प्रेशर होता है उसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड दोनों पे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि दोनों के दोनों इनकंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेशर लगा देना सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है ना लिक्विड को, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर में इरेगुलर बिहेवियर होता है, यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में इंक्रीज हो देन डिक्रीज हो, फिर शुरुआत में डिक्रीज हो और बाद में इंक्रीज हो। तो इरेगुलर बिहेवियर होता है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है, जिसको हम पर्टिकुलर ट्रेंड में फॉलो नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट इज योर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम लोग solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। solubility of gas in liquid की अगर बात करते हैं बेटे हम लोग, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हम लिखेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ gas that can be dissolved in a specific amount of liquid to form a saturated solution at constant temperature। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कितना गैस डिसॉल्व कर सकते हैं हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। और ये जो प्रोसेस होगा सारा का सारा कब होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility of gas in liquid। इसमें भी तीन फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। दूसरा होगा इसके अंदर टेम्परेचर एंड तीसरा फैक्टर होगा प्रेशर। प्रेशर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर के अंदर हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं? हेनरीज लॉ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो इसके अंदर सबसे पहली कहावत तो आपको पता ही है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। तो पोलर के अंदर पोलर गैस इजीली डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर गैस डिसॉल्व होगी। तो ये तो सबसे बेसिक बात होगी। बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर को समझाने के लिए मैं छोटी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको। तो शुरू करेंगे हम लोग। इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये लीजिए मैंने मिटा दिया इसे। अब बात करेंगे टेम्परेचर। देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास एक सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन ये रहा, ये सॉल्यूशन जो है इसमें लिक्विड है और कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं।
कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड, तो गैस के कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर है। तो ये यहाँ गैस, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है और गैस जो है दैट इज सॉल्यूट। चलिए अब क्या होगा अगर मैं इसको टेम्परेचर देने शुरू कर देता हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर और हीट द सॉल्यूशन, तो क्या होगा सिर्फ इतना सा कि जो टेम्परेचर मिलेगा हीट एनर्जी, हीट इज विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, हीट विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। अब आप मुझे बताइए जो मास है क्या वो कभी चेंज होगा? नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से भागना शुरू करेंगे, तेजी से मूव करना शुरू करेंगे, और जब तेजी से मूव करना शुरू करेंगे तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी उसकी रुक नहीं पाएगी, वो तेजी से मूव करेंगे और बाहर निकलते चले जाएंगे। इसलिए सॉल्युबिलिटी जो होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज हो सकती है। रीजन क्या है? एज वी प्रोवाइड टेम्परेचर टू द सॉल्यूशन, there is heat energy will convert into the kinetic energy, due to which particles start to move with fast speed, with fast velocity, hence the solubility of gas in liquid decreases, solubility of gas in liquid decreases। जैसे कि आप देखते हो कि आपके पास एक कोको कोला की बोतल होती है, थम्स अप पीते हैं आप लोग, तो ये बोतल है, इसको आपने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इसके अंदर कोको कोला रखी हुई है, थम्स अप रखी हुई है। अभी तक अब जब इसे पियोगे, बिल्कुल चिल्ड पियोगे, तो आपको पिकरिक इफेक्ट आएगा, कुछ अलग सा यहाँ पे गले पे या मुंह में पिकरिक इफेक्ट आता है। लेकिन इस बॉटल को अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें या गर्म कर दें, तो इसमें से क्या होगा? सारी की सारी गैस निकल जाती है। यह बात आप जानते हैं। निकलती क्यों है? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व हुई पड़ी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो मूव करने लगता है, अपनी जगह से आगे बढ़ने लगता है, स्टेबल नहीं हो पाता। तो गैस सारी जब निकल जाती है तो पिकरिक इफेक्ट नहीं आता। दिस इज द रीजन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। सो कंक्लूजन अपना यही निकल के आता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे solubility of gas in liquid के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है जी टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट फैक्टर है जी आपका प्रेशर, जिसको हम हेनरीज लॉ के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। देखिए इन जनरल बात की जाए, इन जनरल अगर जनरल बात की जाए तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ एक लिक्विड था, यहाँ क्या था बेटे? यहाँ हमारे पास एक लिक्विड था। लिक्विड के ऊपर क्या रख दी मैंने? लिक्विड के ऊपर मतलब लिक्विड के जो अपर सरफेस है वहां पे कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं, कोई भी गैस है जिसके पार्टिकल्स हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ एक पिस्टन लगा के, यहाँ एक पिस्टन लगाया और यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाता चला जाऊंगा, जो ये गैस है ये लिक्विड के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, जो गैस है लिक्विड के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते चला जाएगा गैस लिक्विड के अंदर जाती चली जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसको हेनरीज ने सबसे पहले एनालिसिस किया और हेनरी ने एक फार्मूला दिया जिसको हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं, जिसे हम हेनरीज लॉ भी बोलेंगे। हेनरीज लॉ ये कहता है द मास ऑफ द गैस, द मास ऑफ द गैस, जिसको दूसरे वर्ड से हम सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी
the mass of the gas that dissolve in the liquid, that dissolve in the liquid is directly proportional to the pressure on the gases, above the liquid, at constant temperature। यानी कि जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा लिक्विड गैसेस के ऊपर, जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा गैसेस के ऊपर, उतनी ही ज्यादा मास की गैस डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर। हायर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको मैंने ऐसे बोला है, द मास ऑफ द गैस दैट डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस above the liquid at constant temperature। जो गैस है वो किसके ऊपर है, लिक्विड के ऊपर है और कांस्टेंट टेंपरेचर पे है। दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। इसका अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानना चाहता हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा, मास ऑफ द गैस दैट डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ये हो गया जी प्रेशर ऑन द गैस। जो ये हमारे पास आया है इसे हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया था हेनरी ने किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन ये जो लॉ है यहाँ पे नहीं रुका। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, वो भी इंडिविजुअली सेपरेटली कहीं दूसरी जगह पे इसी केस को स्टडी कर रहे थे, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो उन्होंने भी अपना एक लॉ दिया जिसको आगे जाके हम हेनरीज लॉ ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस किया। वो ये था कि उन्होंने जो मास है उसकी जगह पे यूज किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्या यूज किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं हेनरीज लॉ, क्योंकि डाल्टन ने दिया था, ये भी कमाल की बात है। तो हेनरीज लॉ अब जो हमारे पास निकल के आता है वो ये आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने बाद में हेनरीज लॉ जो बना डाल्टन के थ्रू, वो ये था कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस is directly proportional to the mole fraction of the gas that dissolve in the liquid. Partial pressure applied on the gases is directly proportional to the mole fraction of the gas that dissolve in the liquid. जो मैं बोल रहा हूँ देखिए, इसको मैं लिखता हूँ, at constant temperature the partial pressure applied on the gases at constant temperature the partial pressure applied on the gases is directly proportional to the mole fraction of the gas that dissolve in the liquid, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सो जब हम पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं, मैथमेटिकली भी मैं आपको साथ ही साथ लिख के दिखाऊंगा, वो ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, सो द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एट डिसॉल्व इन द लिक्विड, सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटे, हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे दिस इज योर हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। आई होप इस पे बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा होगा, मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, हेनरीज, इन तीन में से कुछ दे रखा होगा, दो वैल्यूज दे रखी होंगी, एक वैल्यू आपसे पूछी होगी, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के बाद में हमारे पास आता है हेनरीज कांस्टेंट। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। Some important point about the Henry's constant. Some important point about Henry's constant. पहला पॉइंट ये है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो हो मेरे पास वो 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। तो मैं ऐसे कह सकता हूं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस at mole fraction of gas 1, यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर गैस बदल जाएगी तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। हेनरीज value of Henry's constant is dependent upon nature of gas, nature of gas। थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the value of Henry's constant increases. So with increase in temperature, the value of Henry's constant, with increase in temperature the value of Henry's constant also increases, and the fourth and the last point कि जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस decreases, solubility of gas decreases with increase in the value of Henry's constant, तो जैसे जैसे solubility of gas decrease होने लगेगी, तो solubility of gas decrease, solubility की जो solubility of gas है वो decrease होने लगती है जैसे जैसे value of Henry's constant increase होती है। So these are the some important point about the Henry's constant। अब हेनरीज के बारे में इतना जान लिया तो अब हम लिमिटेशंस भी हैं कुछ हेनरी की, उसको और स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? सो पहली लिमिटेशन ये है कि जो हेनरी लॉ है उसके अंदर जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, दैट शुड नॉट बी रिएक्टिव विद द लिक्विड, गैस शुड नॉट बी रिएक्टिव विद द लिक्विड। तो फर्स्ट पॉइंट अपना आता है
गैस शुड नॉट बी रिएक्टिव विद लिक्विड, लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हेनरीज लॉ फेल हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी आती है कि जो गैस है ना, दैट शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन द लिक्विड, अपने आप ही सॉल्युबल हो रही है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड, गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए लिक्विड के अंदर। तीसरा, टेम्परेचर on which gas going to dissolve should not be too low। अगर मैं एक गैस को लिक्विड के अंदर डाल रहा हूं और जो टेम्परेचर ले रहा हूं मैं सराउंडिंग का, दैट शुड बी टू, अगर वो बहुत ज्यादा लो है, इफ देयर इज वेरी लो टेम्परेचर when we are going to perform the solubility of gas in liquid, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा तो जो गैस है वो अपने आप ही लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी, और जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा तो हेनरीज लॉ फेल हो जाएगा। बट आई एम सेइंग कि अगर गैस है, गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, और अगर मैं उस पर हेनरीज लॉ अप्लाई करूंगा तो हेनरीज लॉ किस पे अप्लाई होता है, गैस पे, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, इसलिए हेनरीज लॉ वहां पे जाके फेल हो जाता है। इसलिए जब भी हेनरीज लॉ की बात करेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई क्यों नहीं होना चाहिए, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर जो हम लगा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो अगेन जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है गैस की प्रोबेबिलिटी होती है कि गैस एक कंप्रेसिबल कंपोनेंट है, जो कि अगर हम गैस पे अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, ना कि गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी, इसलिए हम प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, एक पर्टिकुलर अमाउंट का हम प्रेशर लगाएंगे। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सो वी हैव 4 लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखिए 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट है for the production of carbonated drinks, यानी कि आपने पी है कोल्ड ड्रिंक जैसे कोक, थम्स अप और पेप्सी, मिरिंडा, इन सब में क्या होता है, इसके अंदर ना कार्बोनेटेड गैस जो होती है उसको दबा के बहुत हाईली प्रेशर पे, मतलब प्रेशर पे गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। जो गैस होती है, कार्बोनेटेड गैस होती है, उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है एट हाई प्रेशर, और फिर उसको सील पैक कर दिया जाता है। इसी के बेसिस पे, हेनरीज लॉ के बेसिस पे हमें अंदाजा लगाना होता है कि हमें कितना प्रेशर लगाना है सो दैट कार्बोनेटेड गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। दूसरा केस जो अपने पास आता है वो आता है इन स्कूबा डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, जिसको हम स्कूबा डाइविंग भी बोलते हैं। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है बेटा, स्कूबा डाइविंग में आपने देखा होगा, पहले थोड़ी सी बात समझते हैं फिर इस बात को क्लियर करेगा। अब हमारे पास जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो अभी नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे हैं, तो इजीली सांस ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो सी के अंदर नीचे चलते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे डीप में चलते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। वाटर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे ही वो सांस लेंगे, अपने पास एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर में जैसे कि हमारे पास होता है
सेम रेशियो में जो अर्थ के पास है 21% ये है गैस ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन। इस तरह से हमने करके हमने जो एटमॉस्फेयर में होता है वही प्रेशर वही ऑक्सीजन हमने ले गए, हम सांस लेने लगे। तो जैसे मैं ऑक्सीजन लूंगा उसके बाद में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। बढ़ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम अगेन ऑन द सरफेस पे आएंगे, जो गैसेस हमारे अंदर डिसॉल्व हुई हैं वो एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों निकलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो भी कम होगा। तो वो जो कई बार गैसेस हैं वो हमारे वेन्स को बस्ट करते हुए निकलती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकलना चाहती हैं, जिसकी वजह से बैंड्स की प्रॉब्लम आती है, जो हमारी वेन्स है वो बस्ट होने लगती हैं। इसको बचाने के लिए जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर हम हीलियम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 11.7%। हीलियम जो होता है वो अपनी गैस को डाइल्यूट कर देता है ताकि लेस सॉल्युबिलिटी आए। कितनी है? क्या है? लेस सॉल्युबिलिटी आए। और जो ऑक्सीजन होता है, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं 32.1% लेते हैं, रिमेनिंग हमारे पास नाइट्रोजन होती है। रिमेनिंग हमारे पास क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। हीलियम का काम होता है डाइल्यूट करना। हीलियम का काम क्या होता है? डाइल्यूट करना। चलिए इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एट हाई एल्टीट्यूड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एट हाई एल्टीट्यूड। प्रॉब्लम एट हाई एल्टीट्यूड। अब जब जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम डिसॉल्व होगा, क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है। जैसे प्रेशर कम लगेगा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर कम डिसॉल्व होगी। हमारी सेल्स के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा कम होगा, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब भी हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ऑक्सीजन के कंटेंट हमें ज़्यादा रखना होता है, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेटेड करना होता है, ना कि डाइल्यूट करना होता है। जब नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं, और ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड करते हैं। सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और सारा का सारा आपने लिख लिया होगा। दैट्स इट फॉर हेनरीज लॉ। थैंक यू वेरी मच।